नमस्कार, रात के 8 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं खबर बड़ी है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। सबसे सॉलिड बुलेटिन प्राइम टाइम के में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। रिपब्लिक की बिग स्काई स्टूडियो से देख रहे हैं आप खबर पड़ी है। और सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। देखिए, अपनी मांगों पर देश का अन्नदाता अभी भी अड़ा हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाह रहा है कि कृषि सुधार कानून जो सरकार लाई है उसे रद्द जब तक नहीं करती तब तक हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। नया प्रस्ताव जो सरकार की तरफ से भेजा गया था वो भी नामंजूर है किसानों को। किसानों ने साफ कहा कि हम 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करेंगे। किसानों के सामने सरकार ने एक समाधान पेश किया था, एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसानों ने कहा कि ये हल नहीं है, ये समाधान नहीं है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि तीनों कृषि बिल को निरस्त कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। इससे कम में किसान मानने को तैयार नहीं है। सरकार बीच का रास्ता निकालना चाहती है। एक प्रस्ताव भी भेजा गया था जिसमें एपीएमसी कृषि मंडी की बात कही गई थी और कहा गया था कि मंडियां कभी खत्म नहीं होंगी। यह भी कहा गया कि लगातार की जो किसान हित में जो बातें हैं वो इन तमाम किसान बिलों में यानी किसान कानून में, और इसके अलावा कृषि किसानी को लेकर जो भी व्यापारी व्यापार करेंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा सकेंगे ताकि जिससे लगातार किसान अपनी शिकायतों को लेकर अदालत का रुख कर सकें। इन तमाम प्रावधानों को, समाधानों को किसानों ने दरकिनार कर दिया है। तो लगातार इस मामले पर बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं कृषि कानून पर आज किसानों ने अपने तेवर तल्ख कर दिए। साफ कह दिया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो जाता आंदोलन जारी रहेगा। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। कृषि कानून पर वार्ता नहीं निकला कोई रास्ता। डटे किसान, कैसे निकलेगा समाधान? किसान आंदोलन का क्या होगा? कृषि कानून पर किसान और सरकार के बीच छिड़ी जंग बदस्तूर जारी। सरकार किसानों को मनाने में जुटी है। संसद के जरिए पास अध्यादेश को किसानों के हित में बता रही है, लेकिन किसान इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। सरकार संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह वापस लेने की जिद पर अड़े। आज किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने इरादे साफ कर दिए। कहा, तीनों कृषि कानून को निरस्त करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। साथ ही 14 दिसंबर को कृषि कानून के खिलाफ देश भर में धरना प्रदर्शन की धमकी भी दे दी। कि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। किसानों ने केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। 5 दौर की बातचीत बेनतीजा होने और छठे दौर में सरकार की तरफ से कानून में संशोधन प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने तेवर तल्ख करते हुए साफ कर दिया कि 12 दिसंबर तक दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने के साथ देश के सभी टोल नाके फ्री कर दिए जाएंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। आंदोलन खत्म करने को लेकर सरकार और किसानों के प्रतिनिधि फाइनल फॉर्मूला तलाश रहे हैं, लेकिन बातचीत वही की वही है। सरकार की तरफ से किसानों को लिखित आश्वासन भी दे दिया गया, लेकिन किसानों को इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि कृषि कानून वापस लेने तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। कृषि कानून केंद्र सरकार की गले की फांस बनती जा रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने किसान संगठनों के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की, लेकिन नतीजा जस का तस। किसान नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार नए कृषि कानून को वापस लेने के पक्ष में नहीं है, जबकि किसानों को नए कृषि कानून की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। अगर वो अमेंडमेंट ही ले आएंगे तो हम रिजेक्ट कर देंगे इसको। हमारा तो केस साफ है
कि हमको तो तीनों एक्ट हैं जो वो बिल्कुल रद्द चाहिए, रिपील चाहिए। हमने तो बोल दिया ये। इधर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने के लिए सरकार के 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें किसानों को भेजे गए प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उम्मीद जताई कि किसानों के साथ आखिरी दौर की वार्ता होनी है, जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सरकार ने 6 बार चर्चा की है और सरकार संवेदनशील है, बहुत जिम्मेवारी से, और किसानों की समस्या के हल होने के दिशा में क्या किया जा सकता है ये सरकार ने देखा है, और इसलिए ये वर्क इन प्रोग्रेस है, होपफुली इन द लास्ट स्टेज। तो लेट अस वेट। किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी खूब हो रही है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। किसानों को हमदर्द बताते हुए प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं, जिनमें राहुल गांधी, शरद पवार जैसे दिग्गज नेता शामिल थे, सभी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। ये जो बिल पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? कृषि कानून पर किसान आर पार के मूड में है। सरकार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष को किसान आंदोलन में अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने का मौका दिख रहा है। सरकार और किसानों की वार्ता बेनतीजा रहने का मतलब है कि आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों के लिए यह तस्वीर बदलने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। दोनों की करीब देखिए 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है। किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री और कृषि मंत्री की बैठक खत्म। प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया था, किसानों के पास ये प्रस्ताव भेजा गया था। उसके बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने आगे की रणनीति बनाई, प्रस्ताव पर मंथन हुआ और ये निकलकर सामने आया कि किसानों ने उसे भी नामंजूर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों की तरफ से हुई, उससे साफ हुआ कि किसान अब लंबी लड़ाई को तैयार हैं और सरकार जो प्रस्ताव किसानों के सामने रख रही है वो किसानों को नामंजूर है। किसान सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि कानूनों को रद्द करे सरकार। अब निकले कि कैसे निकलेगा समाधान, सवाल यहां पर यह बड़ा है क्योंकि देश का अन्नदाता आज 14वें दिन भी बॉर्डर पर डटा रहा, मोर्चेबंदी जारी है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस समय लाइव मौजूद है। विवेक, निधि वासंदानी हमारे साथ हैं, सैयद सोहेल हमारे साथ हैं और साथ ही अनंत त्यागी भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, सबसे पहले निधि के पास चलेंगे। निधि, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि किसान और सरकार के बीच एक डेडलॉक सी स्थिति बन गई है, वो कैसे खत्म होगी? और किसान अड़े हुए हैं, सरकार तो बात कर रही है। बिल्कुल, किसानों ने सरकार का संशोधित प्रस्ताव कृषि कानूनों पर ठुकरा दिया है, खारिज कर दिया है। किसानों का कहना है कि कृषि कानून को वापस ले, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले सरकार, और ये किसानों के हित में कतई नहीं है। किसानों का कहना है कि वो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। किसानों का कहना है कि और ज्यादा प्रदर्शन को व्यापक किया जाएगा। 14 तारीख को, 14 दिसंबर को किसानों ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया और ये कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले। पहली बात। दूसरी बात, जो आप पेच पूछ रहे हैं कि इस पूरे मामले पर पेच कहाँ फंस रहा है, तो पेच एमएसपी को लेकर भी है। किसानों ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो साफ तौर पर यह भी कहा कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के क्रय को लेकर कानून आना चाहिए ताकि उन्हें एमएसपी से कम पर बिक्री नहीं करनी पड़े। मैं इस वक्त यूपी गेट पर हूं और एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं। किसान हिलने को तैयार नहीं है। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और यहाँ पर स्पीचेस चल रहे हैं। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किसान नहीं हिलेंगे। यहाँ से 6 महीने का इंतजाम करके बैठे हैं। उनका मानना यह है खाना, पानी, राशन सब किसानों का यहीं पर चल रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरफ आप देखेंगे तो किसानों के ट्रक खड़े हैं जहाँ पर खाना, पानी, राशन सब लोगों का यहीं पर है और लोग, ये जो सभी किसान हैं वो सेवादार बने हुए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको यूपी गेट के यहाँ की तस्वीरें दिखाती हूँ कि एक तरफ का ट्रैफिक बाधित हुआ है, दूसरी तरफ का ट्रैफिक अभी फिलहाल चल रहा है। मतलब जो दिल्ली से लोग यूपी आ रहे हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जो यूपी से दिल्ली जाना चाहते हैं वो नहीं जा सकते। पुलिस बैरिकेडिंग है, पुलिस लगातार नजर बना के रखी हुई है किसान आंदोलन पर, लेकिन 14 दिन हो गए। आज के दिन के साथ 14 दिन खत्म हो गए, अब तक आंदोलन किसानों का नहीं खत्म हुआ।
बिल्कुल निधि, मैं वापस लौटूंगी। हमारे साथ अनंत और सैयद सोहेल भी मौजूद हैं। सोहेल, लगातार किसान और सरकार के बीच में जब वार्ता हुई है वो बेनतीजा रही है, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों की तरफ से की गई उससे साफ है कि अन्नदाता इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है, लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। मुझे लगता है अब ये जो प्रदर्शन है ये अब अपने और ज्यादा व्यापक रूप में पहुंच सकता है। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिए गए थे उन प्रस्तावों को किसानों ने खारिज कर दिया है। और मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं। मैं आपको बताऊं, यहां दूसरी तरफ हजारों किसान मौजूद हैं जो लगभग 14 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसका सिर्फ एक हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये प्रदर्शन और ज्यादा व्यापक होगा, जैसा कि खुद किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। पहली चीज, सरकार के जो प्रस्ताव थे उसे उन्हें खारिज किया। दूसरा, उनका कहना है कि 12 तारीख को आगरा दिल्ली के जो हाईवे है जयपुर के, उन हाईवे को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये 12 तारीख की प्लानिंग है। 14 तारीख को किसानों का कहना है कि 14 तारीख को ये जो प्रदर्शन है और बड़ा प्रदर्शन हो जाएगा, यानी किसानों की संख्या और ज्यादा होगी जो हरियाणा पंजाब से आने वाले हैं और दूसरे राज्यों से जो आ रहे हैं, जिसमें राजस्थान भी शुमार है। तो किसानों का कहना है सीधे सीधे अब वो झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा हमारी एक मांग है कि आप कृषि कानून को वापस लीजिए। दूसरी और किसी बात पर वो सहमत नहीं है। कम से कम ये आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहा था। कल जरूर सरकार ने कोशिश की कि बैठकों के जरिए किसानों को मनाया जाए और किसी एक सहमति पर लाया जाए, लेकिन फिलहाल वो होता आज नजर नहीं आया और किसानों ने साफ कर दिया। और मुझे लगता है बड़ी चीज ये कि किसानों ने कहा है अब सरकार और किसानों की बैठक की संभावना, मीटिंग की संभावना जो विज्ञान भवन में हो रही थी वो भी बहुत कम है, क्योंकि अब स्थिति ऐसी पहुंच गई है कि या तो जो किसान कह रहे थे यस और नो, या तो कानून वापस लो या नहीं लो, तो प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। और शायद आने वाले वक्त में जो उन्होंने कहा 14 तारीख को और ज्यादा बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन होगा। से विपक्ष इस आंदोलन के नाम पर लामबंद हुआ, उससे ये शंका जाहिर होती है कि इसके पीछे बड़ी राजनीति है। अनंत हमारे साथ हैं। अनंत, एक बड़ी राजनीतिक कोशिश भी की जा रही है कि आंदोलन को पुश किया जा सके। बेशक किसानों का हित सर्वोपरि है, लेकिन इसके पीछे जो गंदी राजनीति की जा रही है वो भी गलत है। बिल्कुल, देखिए, किसानों का जो आंदोलन था, पहले विशुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन था, लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक दलों की एंट्री इस आंदोलन के मंच पर होने लगी, वैसे वैसे स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई। 5 दौर की बातचीत लगातार किसानों और सरकार के बीच में होती है, लेकिन हल नहीं निकलता। सरकार की तरफ से एक मसौदा तैयार किया जाता है, कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं किसानों को उन्हीं की समस्याओं को लेकर के, लेकिन किसान उस पर राजी नहीं होते। सरकार की तरफ से साफ कहा जाता है कि एमएसपी की समस्या जो किसान जिसकी मांग लगातार कर रहे थे, एपीएमसी की समस्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की समस्या जिसमें कि हायर कोर्ट में अपील की बात थी, इन तमाम चीजों पर सरकार की तरफ से मुद्दे साफ कर दिए गए, लेकिन किसान नेताओं ने इनको मानने से साफ इनकार कर दिया और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं प्रदर्शन की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा देता हूं। टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, पुलिस का दस्ता यहां पर मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर मौजूद है, बैरिकेडिंग के ठीक उस पार सैकड़ों हजारों की तादाद में किसान अभी भी मौजूद हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये आज जो सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है किसान नेताओं के द्वारा, उनकी तरफ से साफ कर दिया जाता है कि ये धरना, ये प्रदर्शन अब अनिश्चितकालीन होने वाला है। लेकिन एक बात पर गौर फरमाना होगा हम लोगों को, शुरुआत में जब ये विशुद्ध किसानों का आंदोलन था, किसान अपनी मांगों को लेकर के स्थिर थे, लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक दलों की आवाजाही किसानों के मंच पर बढ़ी, वैसे वैसे किसानों की मांग बढ़ती गई और किसानों की मांग बदलती गई। आज की तारीख में अगर किसान ये मांग कर रहा है कि हमें समझौतों से मतलब नहीं है, संशोधन से मतलब नहीं है, हमें तीनों कृषि बिल वापस चाहिए, किसान आयोग की मांग कर रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं विरोधी दलों का एक राजनीतिक कद भी खड़ा हुआ है जो कि किसानों को भड़काने का काम कर रहा है। जी गई है। इसके अलावा जो बात कही जा रही थी कि पूंजीपतियों के हाथ में जमीन चली जाएगी, तो यह भी प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी पूंजीपति किसान की जमीन पर लोन नहीं ले सकता। अनंत, बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल, आपका भी शुक्रिया, और निधि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, सरकार और किसानों के बीच देखिए गतिरोध लगातार बना हुआ है, और इस गतिरोध के बीच राजधानी दिल्ली के लिए राहत की उम्मीद और कम हो गई है। और अगर आंदोलन इसी तरह जारी रहा तो आने वाले दिनों में और दिक्कतों का सामना करना आम जनता को पड़ सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। अभी तो सिर्फ मामला कहीं बढ़ रहे हैं, अगर ना होगी तो हमारा पता कोई नहीं कि हम लाहौर में जाके खड़े हो गए। दिल्ली के दरवाजे पर डटे किसान। अड़े किसान, आम आदमी परेशान।
अगर सरकार भी हठधर्मी तो है भाई, किसान की भी हट है, सरकार की भी। अब देखेंगे किसकी हार जीत जो कुछ होगा। कब तक बंधक रहेगी दिल्ली? सड़कों पर जमे किसान और लंबे जाम। दिल्ली को आने वाले दिनों में भी इनसे राहत मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर करने के बाद राजधानी की सीमाओं पर किसानों के धरने के जल्द खत्म होने की उम्मीद कमजोर होती जा रही है। प्रोटेस्ट साइट का एक हिस्सा है, यहाँ जो आपको किसान नजर आ रहे हैं, कुछ सैकड़ों में संख्या है किसानों की, लेकिन इसके दूसरी तरफ मैं बताऊं, ये जो ट्रैक्टर्स खड़े हैं इसके दूसरी तरफ वहां हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। वो अभी भी आना उनका जारी है। किसान बेशक यहाँ 14 दिन से है, लेकिन उनकी मांग है कि वो तब तक रहने को यहाँ तैयार है जब तक कानून वापस नहीं हो जाता। 6 महीने और 1 साल अगर उन्हें रहना पड़े और प्रोटेस्ट करना पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार है। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि संशोधन नहीं, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर ही आंदोलन खत्म होगा। जबकि सरकार ने भी साफ साफ संकेत दे दिया है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। तो जैसा कि अंदेशा था कि सरकार की तरफ से ये बदलाव पारित किए जाने के बाद किसानों की जो असंतुष्टि थी वो टकराव की स्थिति पैदा कर सकती है, वैसा ही होता हुआ अब दिख भी रहा है। सरकार की तरफ से 21 पन्नों के साथ संशोधन का प्रस्ताव जारी किया गया था, लेकिन किसानों ने शुरुआत में ठुकरा दिया। अब किसानों की तरफ से सिंगू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और ये टकराव साफ दिखा, जहां किसानों ने साफ किया कि अब एक बार फिर वो भारत बंद का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन आंदोलन होने जा रहा है। सरकार और किसान अपने अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर जमा किसान आगे भी धरना जारी रखने के लिए अड़े हैं। 14 दिन से किसान गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, यूपी गेट, दिल्ली गेट, जीटी करनाल रोड और टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई इलाकों में किसान अपनी मांगों को लेकर जमा हैं। देखिए, खाने का पूरा प्रिपरेशन किया गया है, पहले से ही लोगों को खाना बांटा जा रहा है। ये पुण्य का काम तो किया जा रहा है, लेकिन अपनी मांगें भी वो लगातार रख रहे हैं। ये लड़ाई अन्न की है और ये किसान चाहता है कि कम से कम उसकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अब तक किसानों को अब तक इन कृषि कानून सरकार लेकर आई है, उसके जरिए किसानों की ये बात समझ में आ रही है कि किसान चाहते हैं कि उनकी मांगें मानी जाए। 14 दिनों से दिल्ली और एनसीआर में सफर करने वाले हजारों लोग लंबे जाम से परेशान हैं। सड़कों पर किसानों के धरने के कारण ज्यादातर सड़कें या तो बंद हैं या फिर वन वे ट्रैफिक में गाड़ियां घंटों तक फंसी रहने को मजबूर हैं। कुछ मिनटों का सफर अब घंटों का इंतजार बन चुका है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार और किसानों के बीच रोजी रोटी की मशक्कत में लगा आम आदमी कब तक पिसता रहेगा। पूरा देश चाहता है कि सरकार और किसानों के बीच में कोई समाधान निकले, कोई बीच का रास्ता निकले, लेकिन उसके बावजूद रोजाना हजारों लोग ऐसे हैं जो कि दिल्ली में आने या दिल्ली से बाहर जाने के लिए घंटों तक का इंतजार कर रहे हैं। पूरा देश यही जानना चाहता है कि आखिरकार सरकार और किसानों के बीच की समस्या का समाधान क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, किसान बॉर्डर पर जमा है और ज्यादा किसानों को बुलाया जा रहा है, लेकिन क्या ये कोई समस्या का समाधान निकाल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में गहलोत सरकार के लिए पंचायत चुनाव के नतीजे बहुत बड़ा झटका लेकर आए। राजस्थान में 21 में से 14 जिलों में जीत हासिल हुई है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो यानी कि बीजेपी ने एक बड़ा मार्जिन हासिल किया है, वो भी किसान आंदोलन के बीच में। गहलोत राज में खिला कमल। पहली परीक्षा में फेल हुई कांग्रेस। कांग्रेस हारी, बीजेपी ने बाजी मारी। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार को पहली परीक्षा में जनता ने करारा झटका दिया है। राजस्थान में हुए पंचायत चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 जिलों में जीत हासिल की है। बीजेपी ने 21 में से 14 जिलों में जीत हासिल की है। 353 जिला परिषद सीट पर
बीजेपी और 252 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। पंचायत समिति की 4,371 सीटों में से 1932 पर बीजेपी और 1799 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। राजस्थान में अंतरकलह में गिरी कांग्रेस पार्टी के लिए पंचायती चुनाव ने खतरे की घंटी बजा दी है। भले ही सचिन पायलट को मना के कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की सरकार बचा ली हो, लेकिन पंचायत चुनाव के नतीजे से ये साफ है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी कई कद्दावर नेताओं और मंत्रियों के क्षेत्रों में कांग्रेस को हार मिली है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना के इलाके में भी कांग्रेस हार गई। इन नतीजों से साफ है कि गहलोत सरकार भले ही कागजों पर कितने भी दावे करे, जमीन पर कांग्रेस का हाथ कमजोर हो चुका है। बीजेपी ने इन नतीजों के बाद कांग्रेस की गहलोत सरकार पर हमला किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में होने के बाद भी कांग्रेस की हार दिखाती है कि जनता बीजेपी के साथ है। जिला परिषद के चुनाव में 636 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें 353 सीटें बीजेपी ने जीती है। आउट ऑफ 636, 353 सीट्स बीजेपी के खाते में है। पंचायत समिति के 4,371 सीटों में 1990 यानी लगभग 2,000 सीटें बीजेपी को मिली है। पंचायत चुनावों में हार के बाद अब कांग्रेस बैकफुट पर है। गहलोत के मंत्री सफाई दे रहे हैं। इस बार हमारा रिजल्ट आपके मैंने भी देखा ठीक नहीं आया, लेकिन ये हमारे लिए एक चुनौती है और उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने हर वर्ग को रिलीफ दिया, हर वर्ग का काम किया। अभी कल राजस्थान के बीडीसी और जिला परिषद के चुनाव हुए, एक तरफा फैसला किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, ये हमको समझना चाहिए। राजस्थान में पंचायत चुनावों में गहलोत सरकार की जिस तरह से भत पिटी है, उससे साफ है कि आने वाले समय में कांग्रेस की राह कांटों भरी होने वाली है। पार्टी भले ही सब ठीक होने का दावा करे, लेकिन नतीजों से साफ है कि राजस्थान में कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पश्चिम बंगाल में दीदी का किला फतेह करने के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा ने यह साफ कर दिया कि 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। देखिए रिपोर्ट। पहले बिहार चुनाव, फिर हैदराबाद के चार मीनार पर भगवा, अब बंगाल विजय की तैयारी। साफ है बीजेपी ने ममता के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी के संकट मोचक अमित शाह हो या चुनावी रणनीतिकार जेपी नड्डा, इनकी नीतियों का कमाल है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी शून्य से शिखर तक का सफर धड़ल्ले से पूरा कर रही है। बिहार के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला मिशन पश्चिम बंगाल है। इसके लिए बीजेपी की तैयारी जोर शोर से है। बिहार में हवा का रुख मोड़ने वाले पीएम मोदी का अगला मिशन दीदी का साम्राज्य ध्वस्त करना है। ऐसे में दीदी का अपने किले को बचाना भारी पड़ रहा है। इधर ममता सरकार की महत्वाकांक्षी योजना द्वारे सरकार यानी घर घर सरकार की काट ढूंढ ली गई है। R9 अन्याय के तहत बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की जनता को ममता सरकार की नाकामियां बतानी शुरू कर दी है, जिसके लिए जेपी नड्डा ने ममता के गढ़ भवानीपुर को चुना। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से ही विधायक हैं। कल नड्डा का अगला टारगेट डायमंड हार्बर है। ये वही जगह है जहां से ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी विधायक हैं। बंगाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि अब बंगाल में बीजेपी ममता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ये वो जगह है जहां से ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया गया है। ये वह चुनाव का और इस शुभ घड़ी पर जब हमने इसकी पूजन किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम आगे भी बढ़ेंगे और इस इलेक्शन ऑफिस से हम रणनीति भी बनाएंगे और उस रणनीति के कारण हम भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी से किला फतेह करने की तैयारी शुरू कर दी है।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं का बंगाल दौरा जारी है। राज्य के कई जगहों पर बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन किया जा रहा है। पीएम मोदी की दूरदृष्टि और अमित शाह की सोच को धरती पर उतारने के लिए अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल की धरती पर बीजेपी को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता के गढ़ को भेदने के लिए सबसे पहले उनके ही घर को टारगेट किया। बीजेपी ने कार्यालय उद्घाटन के दौरान ममता सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए और टीएमसी को एक परिवार की पार्टी करार दे दिया। और मजेदार बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से चलती है और अन्य पार्टियों का कार्यालय घर ही उनका कार्यालय है, घर से पार्टियां चलती हैं। यह स्थिति कल तक पश्चिम बंगाल में लेफ्ट को कुचलकर सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने वाली टीएमसी को उनके ही गढ़ में बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिससे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दोनों बौखला गए हैं। खुद ममता बनर्जी कई बार बीजेपी नेताओं पर अनाप शनाप बयान दे चुकी है। साफ है दीदी को पश्चिम बंगाल में सत्ता जाने का डर सताने लगा है। इन सब के बीच जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं का जोश बरकरार रहे और दीदी के किले पर बीजेपी का झंडा लहराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं खालिस्तानी आतंकियों पर एनआईए ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए ने 16 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। खालिस्तानी आतंकियों पर हंटर, देश के गद्दारों पर सबसे बड़ा एक्शन। आतंक पर चार्जशीट से चोट। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल खालिस्तानी आतंकियों पर एनआईए ने आज सबसे बड़ा प्रहार किया। एनआईए ने 16 खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ आज पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। 2018 में रिपब्लिक के खुलासे के बाद सिख फॉर जस्टिस पर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की थी। अब इस मामले में 16 लोगों पर देशद्रोह सहित कई मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है। 2019 का ये केस है रजिस्टर्ड और इसमें ये चार्जशीट आज दाखिल हुई है। बहुत पेनस्टेकिंग काम, बहुत मेहनत का काम एनआईए ने किया है, क्योंकि ये 16 के 16 लोग जो हैं हमें समझना होगा भारत के बाहर हैं, तो इनके एड्रेस ट्रैक करना, इनकी प्रॉपर्टीज ट्रैक करना, उनके अटैचमेंट की प्रोसीडिंग्स करना, उनके भारत में सारे जो भी संपत्ति है उसको जब्त करना, बहुत लंबा एक प्रोसेस एक फॉलो किया गया है। ये 16 में से 7 अमेरिका में हैं, 6 यूनाइटेड किंगडम में हैं, ब्रिटेन में, और 3 जो है कनाडा में हैं। और जो देखें आप इनके कार्रवाई जो इस चार्जशीट में से निकल के आती है, उससे सीधे पता चलता है कि भारत को तोड़ने की सोची समझी साजिश पाकिस्तान के साथ मिलके की जा रही है खालिस्तान के नाम पे। सिख फॉर जस्टिस नाम से मानवाधिकार संगठन के मुखौटों में फिर से आतंक को हवा देने की कोशिशों को रिपब्लिक के खुलासे के बाद बड़ा झटका लगा। खालिस्तानी आतंकियों पर यह एनआईए की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। रिपब्लिक मीडिया के खुलासे के बाद जब जांच एजेंसियों ने सिख फॉर जस्टिस के तार खंगाले तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि सिख फॉर जस्टिस के संबंध खालिस्तानी आतंकियों से हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से संपर्क में रहता है संगठन। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है संगठन। देश विरोधी भावनाएं भड़काने की साजिश की जाती है। युवाओं को भड़काकर हिंसा की साजिश की जाती है। सिख सैनिकों को भी विद्रोह के लिए उकसाने की साजिश का आरोप है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश चार्जशीट में एनआईए ने आज सिख फॉर जस्टिस के 16 आतंकियों का कच्चा चिट्ठा पेश कर दिया। इन सभी आतंकियों के खिलाफ देशद्रोह सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 2018 में रिपब्लिक मीडिया के खुलासे के बाद जांच एजेंसियों के लिए यह बड़ी कामयाबी है। सिख फॉर जस्टिस पर आरोप इतने गंभीर थे कि एनआईए की जांच के दौरान ही गुरुपतवंत सिंह, हरदीप सिंह और परमजीत सिंह को आतंकी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा अमृतसर और लुधियाना में इनकी संपत्ति कुर्की के आदेश भी दे दिए गए हैं। पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकियों की मदद से आईएसआई एक बार फिर पंजाब में हिंसा की आग को बढ़ाना चाहती है, लेकिन अलर्ट सुरक्षा एजेंसियों ने हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान के इस प्लान पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ खालिस्तानी आतंकियों पर चार्जशीट दायर हुई है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पाटन इलाके में कई घंटे एनकाउंटर चला और इस एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है।
घाटी में सुरक्षा बल और पुलिस आतंकियों पर मौत बनकर टूट पड़े हैं। इधर आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में हैं, उधर सुरक्षा बल आतंकियों की कमर तोड़ रहे हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पट्टन इलाके की है, जहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। खुद को घिरा देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए। बताया जा रहा है तीनों आतंकी स्थानीय हैं, जिनका संबंध अल बदर आतंकी संगठन से है। अलगाववादियों में एक शोपिया, दूसरा कुलगाम और तीसरा अवंतीपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकवादियों के शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलवामा पुलिस को इत्तला मिली थी कि 2 से 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं टिक्कन विलेज में। उसके बाद आर्मी पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाल लिया तो मिलिटेंट अंधाधुंध फाइट कर दिया, जिसमें घर वाला था एक सिविलियन, उसके पाँव में गोली लगा, उसका हालत ठीक है। और इनकाउंटर के दौरान 3 टेररिस्ट मारे गए। तीनों लोकल टेररिस्ट हैं और अलबदर से ताल्लुक रखते हैं। खबरों के मुताबिक सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। आतंकियों ने पट्टन में सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग टीम को निशाना बनाया और ग्रेनेड फेंके, जिसमें स्थानीय लोग घायल हो गए। इस दौरान आतंकियों की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। जवाब में सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर फायरिंग की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जम्मू कश्मीर में इस साल अलग अलग मुठभेड़ में 200 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए हैं। सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 3 टेररिस्ट को मार गिराया गया है। अल बदर आउटफिट से तीनों टेररिस्ट जो है बिलोंग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है ओवरऑल जो है सिचुएशन कंट्रोल में रहा। और अभी इस साल की बात करेंगे तो करीब करीब 201 टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खाली कश्मीर में मार गिराया है। आतंक पर नकेल कसने की ये पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले जम्मू कश्मीर नगरोटा में नाके पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।